अगर हम कोर्ट के ऑर्डर्स को ना माने तो हम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू हो सकता है। पुलिस अगर ना माने तो पुलिस पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू हो सकता है। लेकिन अगर जजेस, स्पेशली लोअर कोर्ट के जजेस, मजिस्ट्रेट साहब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को ना माने तो क्या उन पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू हो सकता है? ये मैं बताऊंगी मेरे इस वीडियो में, इसलिए मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, कई बार डायरेक्शन दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मजिस्ट्रेट साहब को, लोअर कोर्ट के जजेस को, कि अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आए या इस टाइप के अगर मैटर्स आए तो आपको ये मैटर्स को कैसे डील करना है। लेकिन अगर ये सारे डायरेक्शंस को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को अगर मजिस्ट्रेट साहब इग्नोर करते हुए, उन सारी चीज़ों को ना मानते हुए अगर जजमेंट दें और अपनी मनमर्जी चलाएं, तो क्या इन मजिस्ट्रेट्स के ऊपर, इन लोअर कोर्ट के जजेस के ऊपर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन डाल सकते हैं? इसका जवाब है आज के इस जजमेंट में, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देती हूँ व्यूअर्स। इसके अंदर क्या हुआ था कि चिपलून कोर्ट में एक वकील साहब थे जो नॉर्मली उस कोर्ट के अंदर अपीयर हुआ करते थे। बहुत सारे उनके मैटर्स थे अलग अलग टाइप के। जब भी वो कोर्ट के अंदर कोई एप्लीकेशन डालते तो अपने सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस और जजमेंट के बेसिस पे डाला करते थे। लेकिन वो जजमेंट के बेसिस पे डाले हुए एप्लीकेशन को भी कई बार जो है मजिस्ट्रेट साहब ने रिजेक्ट किया था और वो जजमेंट को नहीं माना था। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4 से 5 बार हुआ। तो उस वकील साहब ने उन सारे केसेस की एक लिस्ट बनाई, सीधा गए वो हाई कोर्ट के सामने और कहा कि देखिए इन डायरेक्शंस को नहीं माना गया है, इसीलिए इन जज साहब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू होना चाहिए। क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो सीधा यही कहता है कि अगर कोर्ट्स के अगर जजमेंट्स को या ऑर्डर्स को नहीं माना जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से मैटर्स आए थे जिसके बेसिस पर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हाई कोर्ट में गए। सबसे पहला एक सिविल मैटर था, उसके अंदर एग्रीमेंट को लेकर एक इशू फ्रेम हुआ था। अब वो इशू इस टाइप का था कि उस इशू को डिसाइड करने के लिए वो मैटर को प्रॉपर अथॉरिटी के पास रेफर करना था। इस चीज़ के लिए वकील साहब ने एक एप्लीकेशन बनाया, उससे रिलेटेड एक जजमेंट भी था सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, वो अटैच करके उन्होंने फाइल किया। वो सारे जजमेंट्स को इग्नोर करते हुए उन्होंने वो एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दिया। इन्हीं वकील साहब का एक और मैटर था डीवी का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। इसके अंदर जो वकील साहब थे वो हस्बैंड की तरफ से थे। इस मैटर के अंदर जो मजिस्ट्रेट साहब थे वो हमेशा हस्बैंड को पर्सनली अपीयर होने के लिए कहते थे। हालांकि पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट इज नॉट नेसेसरी इन डीवी मैटर। अब इसके अंदर क्या हुआ था कि यही मैटर के चलते हुए आगे जाकर वाइफ ने एक कंप्लेंट डाला उसी मजिस्ट्रेट के सामने 498A का। जी हाँ, ये प्राइवेट कंप्लेंट था। अब इस प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर बिना कुछ सोचे समझे मजिस्ट्रेट साहब ने जो है वो इशू प्रोसेस कर दिया। इसके अंदर एक गाइडलाइन से रिवर्स, इसके पहले वाला मेरा वीडियो आप इससे ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू किए मजिस्ट्रेट्स को कि जब भी आपके सामने 498A का कोई भी मैटर आए तो आपको उसे कैसे डील करना चाहिए। सबसे पहले उसे मीडिएट कराने की कोशिश करना चाहिए, उसे कमेटी की तरफ भेजना चाहिए, कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए। सेकेंडली, अगर कोई भी एक्यूज जो है वो आपके जुरिडिक्शन के बाहर रहता है तो पहले आप खुद सेटिस्फाई कीजिए, इंक्वायरी कीजिए कि प्राइमा फेसी केस बैठता है या नहीं। उसके अलावा अगर आप नहीं करते तो आप पुलिस को कहिए कि आप इन्वेस्टिगेट करके आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि प्राइमा फेसी केस बैठता है या नहीं। तो ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट में जो डायरेक्शन दिया गया था, ये जजमेंट का डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैं फिर रिपीट करती हूँ, इस जजमेंट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। मेरा पहला वीडियो इसी चीज़ के ऊपर था। तो इस सारे जजमेंट को बाईपास करते हुए, इग्नोर करते हुए उन्होंने इशू प्रोसेस कर दिया और बगैर इस चीज़ के जाने कि इसमें सचमुच में इसका प्राइमा फेसी इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था। ये एक इंसिडेंस था। इन्हीं वकील साहब का एक और डीवी का मैटर होता है, लेकिन वो दूसरा था। उसके अंदर वो वाइफ के लिए अपीयर हो रहे थे। उस वाइफ के अपीयर जो कर रहे थे वो मैटर के अंदर उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन अपना कंप्लीट कर दिया। उन्होंने एप्लीकेशन भी डाल दिया था कि माय एविडेंस इज क्लोज। उस सारे क्लोज होने के बाद जो हस्बैंड का एडवोकेट होता है वो कोर्ट के सामने अपीयर होकर एक एप्लीकेशन डालता है कि समन्स में भी इशू टू द विटनेस। अब वो वापस से विटनेस को क्यों बुलाना चाहता है, कौन से पॉइंट्स पे बुलाना चाहता है, वो जो पॉइंट था वो उनके प्लीडिंग के अंदर नहीं लिखा हुआ था। व्यूअर्स, ये एक स्टैब्लिश लॉ है कि नो वन कैन गो बियॉन्ड योर प्लीडिंग। योर प्लीडिंग मीन्स योर रिप्लाई, योर एप्लीकेशन। आप जो कुछ अपने मैटर के अंदर लिखते हैं उसे हम प्लीडिंग कहते हैं। वो प्लीडिंग आपके घर की तरह होता है, जैसे कि घर की चार दीवारी है,
आपको जो करना है आप अपने घर की चार दीवारी में कर सकते हैं, इसके बाहर आपको नहीं जाना है। बिल्कुल उसी तरीके से प्लीडिंग के अंदर आप अपने आप को एक फोर कॉर्नर में बांध के ले लेते हैं। आपको जो भी एविडेंस डालना है, जो भी विटनेस को कॉल अपॉन करना है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, आप वही प्लीडिंग के बेसिस पे डाल सकते हो, उसके आगे आप नहीं डाल सकते। लेकिन इस मैटर के अंदर ऐसा नहीं हुआ था। जो हस्बैंड का जो एडवोकेट था वो ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसी चीज़ों को कोर्ट के सामने लाने के लिए विटनेस को बुला रहा था जो उसकी प्लीडिंग में थी ही नहीं। तो इसके ऊपर वकील साहब ने एक एप्लीकेशन डाला कि सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन शुड नॉट बी अलाउड, क्योंकि दिस इज बियॉन्ड प्लीडिंग। और इसके सपोर्ट में उन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी रखे सामने। ये एप्लीकेशन भी जो है उनका रिजेक्ट हो जाता है ये कह के, और जब वो रिजेक्ट करते हैं तो उसमें ये सारे जो जजमेंट्स हैं वो जजमेंट्स को कंसीडर ही नहीं करते। कहीं अगर लिखते भी हैं वो जजमेंट के बारे में तो ये नहीं लिखते कि ये जजमेंट इसके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, ये रीज़न देना पड़ता है। तो इस तरीके से डिटेल रीज़न जजमेंट उनका नहीं था। इसके बाद एक केस था 138 का। उस केस के अंदर क्या हुआ था कि ये वकील साहब थे वो एक्यूज़ की तरफ से थे। एक्यूज़ की तरफ से जब ये थे और जब इन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया कंप्लेनेंट का, तो कंप्लेनेंट ने विटनेस बॉक्स के अंदर आकर क्लियर ये कहा कि ये चेक के एवज में जो पैसे थे मुझे कैश में मिल चुके हैं, और ये जो चेक था ये ब्लैंक चेक था। जब कंप्लेनेंट खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि उसे सारे पैसे मिल चुके थे, तो मुझे आप बताइए इसमें एक्यूज को कन्विक्शन होना चाहिए या एक्विटल होना चाहिए? ऑब्वियसली जब चेक के अगेंस्ट में अगर कोई लायबिलिटी है ही नहीं तो एक्यूज को एक्विटल मिलना चाहिए था। इसके सपोर्ट में भी जज वकील साहब ने जो है वो जजमेंट्स रखे थे कोर्ट के सामने, लेकिन सरप्राइजिंगली ये सारी चीज़ों को बाईपास करते हुए एक्यूज को कन्विक्शन देते हैं। जी हाँ, जज साहब एक्यूज को कन्विक्शन देते, उसे एक्विटल नहीं देते। ये सारी चीज़ें अब वो रखते हैं हाई कोर्ट के सामने, ये कंटेम्प्ट पिटीशन बनाते हैं और बोलते हैं कि ये मिसकंडक्ट तो है ही, इन्होंने जो अपने सर्विस में जो काम किया है ये बराबर नहीं किया, ये सर्विस मिसकंडक्ट है ही, लेकिन उसके अलावा ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। अब हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक एक चीज़ों को बहुत गौर से देखा और ये माना कि इसके अंदर जो है जजमेंट्स को रेफर किया गया है कहीं कहीं पे, लेकिन वो क्यों एप्लीकेबल है और क्यों एप्लीकेबल नहीं है ये उसके अंदर बताया ही नहीं गया है। कुछ तो ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसके अंदर वो जजमेंट का उल्लेख भी नहीं किया जज साहब ने। इस किस्म का जजमेंट नहीं पास होता। ये खुद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको रेफ़र करना है तो आपको पूरा डिटेल में सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ों को समझते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि ये जो है ये इग्नोरेंस है। इस इग्नोरेंस को जो है हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करार दे सकते। ताज्जुब है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक विलफुल डिसओबीडियंस नहीं है, यानी कि जानबूझ के कोर्ट के अवमानना करना, जानबूझ के कोर्ट के ऑर्डर्स को ना मानना, ये ऐसा नहीं दिखता। ये तो ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए कुछ एरर कर दिए हैं, कुछ मिस्टेक्स कर दिए, तो उसे सुधारने का मौका उन्हें देना चाहिए। और वैसे भी हाई कोर्ट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने इन जज साहब को बुलाया था इसी कंप्लेंट के बेसिस पर और उनकी कुछ काउंसलिंग भी की थी। तो जज साहब ने ये भी कंसीडर किया, यानी कि हाई कोर्ट के जजेस ने ये भी कंसीडर किया कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर बैठ के इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट के जज ने जो सेशन कोर्ट के प्रिंसिपल जज है उनको एक डायरेक्शन दिया कि ये जो जज हैं इनके 1 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप रखेंगे। आज से 1 साल तक ये जो भी ऑर्डर पास करते हैं रैंडमली उसके ऑर्डर्स उठा के देखिए और देखिए कि उसके अंदर कहीं इस किस्म की मिस्टेक्स, इस किस्म का एरर है या नहीं, और हमें इस चीज़ की आप रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से एक डायरेक्शन दिया गया ताकि इनके ऊपर नज़र रखा जाए। अब व्यूअर्स आपको ऐसा लगेगा कि कोर्ट ने जो है इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। सही बात है, मुझे भी ताजुब लगा कि कोर्ट को कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि जो लोग जो इस किस्म के जजमेंट से, इस किस्म के ऑर्डर से पीड़ित हैं, उनका जो टाइम, उनका एफर्ट्स और उनका मनी जो उसके अंदर जो गया है, उनको इसकी भरपाई कौन करेगा? अगर कोई दूसरा बंदा इस किस्म का एरर करता और इस तरीके से ब्लंडर करता कोर्ट के सामने, तो क्या कोर्ट उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेता? क्या कोर्ट उसके ऊपर कॉस्ट इम्पोज नहीं करता? तो क्या इन जज साहब के ऊपर कॉस्ट इम्पोज नहीं करना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में थे, आपके भी दिमाग में आ रहे होंगे। लेकिन ये एक ही ऐसा मैटर नहीं है, और भी ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसके अंदर बाकायदा एक्शन लिया गया है। जी, कोर्ट, हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों कोर्ट निगहबान होते हैं अपने लोअर कोर्ट के, यानी कि लोअर जुडिशरी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ की उनको नज़र रखनी पड़ती है। कई मैटर के अंदर तो कोर्ट ने खुद सुओ मोटो सामने से जो है लोअर कोर्ट के जजेस के जजमेंट्स को बुलाया है, जजेस से सवालात पूछे हैं। ये क्यों हुआ है?
कब हुआ है और इसका क्या असर हुआ जजेस के ऊपर और इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या हुआ, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। मेरे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है जो जजेस के ऊपर बनाएंगे व्यूवर्स, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप जितना इसे लाइक करेंगे उतना ही ये पॉपअप होगा और किसी के काम आएगा, इसलिए इसे लाइक कीजिएगा और फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।